Now, welcome friends. Today we will discuss UPSC Prelims PYQ series. Now here, let us start the video with GS Polity Prelims 2023 answer key in detail. Now, there are many students जिन्होंने request किया था कि सर previous year questions का एक series होना चाहिए. So let us start it from today and 2023, then 22, then 21 and so on. So let us discuss the first question from GS Polity. Now, first question for this year is, which one of the following statements reflects the chief purpose of constitution of a country? Now, please listen carefully. Prelims is the main entry point for civil services, and prelim is most toughest. So this paper is most important. Now, when you attempt question, please read the questions carefully. I repeat, read the questions carefully. Prelims का strategy का entire video मैंने already किया है, जिसका link description box में है. Now, let us go to the video. Now, what exactly it said? What exactly is the chief purpose of constitution of country? मतलब इन्होंने क्या पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, मुख्य पर्पस. मतलब शायद इसमें से एक आध दो आंसर सही भी हो सकते हैं, बट आपको क्या ढूंढना है, मेन क्या है. अब देखते हैं आंसर क्या हो सकता है. पहला है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज. नेसेसरी लॉज बनाने का ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है. दूसरा है, इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट. ओके. तीसरा है, इट डिफाइंस द लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. एंड चौथा है, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. डोंट यू थिंक रीड करते समय ऐसे लगेगा कि शायद चारों सही है, बट चीफ पर्पस पूछा है, तो चीफ पर्पस क्या होता है हमेशा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का? किसी भी सरकार को एब्सोल्यूट पावर देना होता है क्या? नहीं. तो अगर आप ठीक तरह से पढ़ोगे तो आंसर क्लियरली मिलता है कि डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि कोई भी पावर गवर्नमेंट अगर एब्सोल्यूट पावरफुल हो गया तो ऑब्वियसली बाकी इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस कम होने का या खतरा हो सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन प्लीज लिसन केयरफुली, काफी बार आ चुका है थोड़ा बहुत चेंज करके. क्यों? बिकॉज अगर गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर होगा तो ऑब्वियसली इसका मिसयूज होने के चांसेस हो सकते हैं. तो चीफ पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट. सरकार के पावर को लिमिट में रखने का, यही वो डिफाइन करता है. तो आंसर इज सी. इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन है. सेकेंड, in India, which one of the following constitutional amendment is widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of fundamental right? मतलब क्या, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो क्लियरली दिखाता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को ओवरकम करना? नाउ एक एक करके देखते हैं. प्लीज वी कैन गो फॉर वेरियस मेथड. अगर आंसर सीधा पता है, सीधा भी टिक कर सकते हैं, या मेथड ऑफ एलिमिनेशन को भी दे सकते हैं. ना 42nd अमेंडमेंट हो सकता है क्या? नहीं. 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. उसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर रिस्ट्रिक्ट किया था, नॉट रिगार्डिंग ओनली फंडामेंटल राइट्स. सो ये तो नहीं होगा. इमरजेंसी 44 जो इमरजेंसी में रॉन्ग्स हुए थे उसको अनड्यू करने के लिए जनता सरकार के टाइम पे हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता. 86 तो राइट टू एजुकेशन का है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो बचा क्या सिर्फ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. Now listen, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ही 9 शेड्यूल इंसर्ट किया गया. 9 शेड्यूल में फिर से बोल रहा हूं, 9 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया. ना इसके तहत अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और अगर वो शेड्यूल 9 में इंसर्ट किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. ऑब्वियसली रिलेटेड आर्टिकल 31 कैपिटल बी सी ए वगैरह जो है वो सारे आएंगे. सो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. ये भी बहुत सिंपल सवाल था. थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया. कुछ बॉडीज के नाम दिए गए और नीचे पूछा है उसमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. नहीं में से किसे सारे रट्टा मारने की क्या जरूरत नहीं होती. क्यों नहीं होती? अगर आप ठीक तरह से क्वेश्चन देखोगे तो मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक तो स्टैटिक या फिर करंट, या फिर थर्ड होगा स्टैटिक और करंट का ब्लेंडिंग. अब यहां पे देखो ठीक तरह से,
इसमें से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं भाई, ये तो स्टैट्यूटरी है। लॉ कमीशन है क्या? आंसर इज नो। कंज्यूमर डिस्प्यूट, नो। बट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है क्या? यस, आर्टिकल 338 कैपिटल बी। सो ऑब्वियसली यहां पे आंसर क्या आएगा? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ डोंट यू थिंक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑलरेडी न्यूज में था? मतलब आपने करंट अफेयर्स अच्छा किया होगा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते थे, और इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी दिखेगा। दैट इटसेल्फ मींस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप अच्छी तरह से करते हैं तो एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज 8-10 क्वेश्चन मतलब कम नहीं, इट मल्टीप्लाइज इनटू 2, दैट मींस अराउंड 20-25 मार्क्स आपके हाथ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में 3 स्टेटमेंट दिए एंड कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया, रद्द कर दिया, देन ऑल एक्ट्स डन बाय हिम, परफॉर्म हिज ड्यूटीज बाय हिम आर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। मतलब अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो उन्होंने जो कोई भी काम किया, निर्णय लिए, वो सारे रद्द हो जाते हैं। इज इट ट्रू? अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर्स ज्यादा है क्या? नहीं। ही इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्री, बट पावर ज्यादा किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये इनवैलिड होते हैं क्या? नहीं। तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, एक तो गलत हो गया, पहला तो गलत है। दूसरा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव डिसॉल्व, और उनमें इलेक्शन होना बाकी है। मतलब क्या? प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर डिक्लेयर होता है तो उसे हम होल्ड कर सकते हैं या रोक सकते हैं, कैसे? या उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुआ या इलेक्शन होने वाले। ये हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये स्ट्रेट अवे आर्टिकल 71 से पूछा गया है। दैट इटसेल्फ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने लास्ट 25 साल के किए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो कैन प्रेसिडेंट इलेक्शन बी पोस्टपोन? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते ऑन द मियर ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, इस ग्राउंड पे आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। दैट इटसेल्फ मींस स्टेटमेंट 2 भी गलत हुआ। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट। नाउ लिसन, यहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लियरली आपको दिखना चाहिए। मतलब जब भी कोई बिल पास होता है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास होता है, दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा, ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो यहां पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि कितने दिन में उन्हें असेंट देना होता है। यह सही है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज अगर ये सही होता तो प्रेसिडेंट के पास जो वेटो पावर है उसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट एंजॉयज पॉकेट वेटो। व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट वेटो? पार्लियामेंट से जो बिल पास होता है प्रेसिडेंट के पास चला जाता है ना, प्रेसिडेंट एक तो होल्ड कर सकता है, या फिर मनी बिल नहीं तो वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर उसे असेंट दे सकता है। बट और एक भी तो ऑप्शन है उसके, एक चीज कर सकता है ना रिगार्डिंग स्टेट बिल, एब्सोल्यूट वेटो। एंड रिगार्डिंग यूनियन बिल, डोंट यू थिंक instead of sending for reconsideration he can simply hold a bill? that itself means कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये कहां से? आर्टिकल नंबर 111, दैट इज असेंट टू बिल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, असेंट टू बिल, आर्टिकल नंबर 111। नाउ लिसन केयरफुली, ये क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी आ चुके हैं। रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, इज देयर अ टाइम लिमिट? कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रिस्क्राइब किया। रिगार्डिंग मनी बिल कोई टाइम लिमिट है? नहीं प्रिस्क्राइब किया है। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई टाइम लिमिट है? नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। सो डोंट यू थिंक तीनों स्टेटमेंट गलत है? और अगर तीनों स्टेटमेंट गलत है दैट इटसेल्फ मींस आंसर हैज टू बी डी।
मतलब कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। सो पहले 4 क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए थे। नेक्स्ट, रिगार्डिंग शेड्यूल एरियाज। ना शेड्यूल एरियाज के ऊपर भी बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ना शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड शेड्यूल्स कौन से है? शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एंड आर्टिकल 244 वगैरह। ना 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया आपसे विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 या तीनों करेक्ट है, या कुछ भी करेक्ट नहीं है। नाउ लिसन, यहां पे when a state within a state notification regarding schedule area takes place through order of president, is it true? Yes, ये सही है क्या? Yes, ऑर्डर कौन निकालता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही निकालता है। प्लीज लिसन, शेड्यूल एरिया के बारे में किसका होता है? प्रेसिडेंट का। सेकंड है, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट। मतलब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया में। और लोएस्ट होता है ब्लॉक। ना कुछ लोग कहेंगे सर इतना तो डिटेल में नहीं पढ़ा था। प्लीज, ये मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। क्लियरली ये मिनिस्ट्री के वेबसाइट से लिखता है, क्योंकि वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक और तालुका लिखा है। सो तालुका इन्होंने स्किप किया है, इट्स अ ब्लॉक। सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्या? यस, मतलब 2 तो सही है। तीसरा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्ट्री रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ना डोंट यू थिंक शेड्यूल एरिया के बारे में चीफ मिनिस्टर क्यों देगा? अगर रिपोर्ट देना है तो गवर्नर देगा, और गवर्नर होम मिनिस्ट्री को क्यों देगा? प्रेसिडेंट को देना चाहिए। दैट इटसेल्फ मींस थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सो ऑटोमेटिकली कितना आंसर क्या आएगा? ओनली 2। मतलब कितने स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड। प्लीज, शेड्यूल एरियाज पे भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। नाउ लिसन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे बच्चे डर गए, और बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा भी लगने लगा कि सर यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है, टफ पैटर्न आया है। सो मेरा एक ही आंसर है आप सबको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछले 15 साल पहले के पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आते थे, 10-10, 15 क्वेश्चंस आते थे। अगर आपको ये नया दिख रहा है, दैट इटसेल्फ मींस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, नहीं देखे, सिर्फ किसी क्लासेस की टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया। प्लीज रिमेंबर, बेस्ट गाइड इज ऑलवेज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें लिखा जाता है करेक्ट या इनकरेक्ट क्या आंसर है। ना 4 ऑप्शंस क्या होते हैं देखो, एक बार समझ लो, दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी फ्यूचर में आने के चांसेस ज्यादा है। मैंने क्या कहा? 2 स्टेटमेंट। पहला आंसर होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले का करेक्ट आंसर है, रीजन है। ओके। दूसरा होता है दोनों भी सही है, बट दोनों एक दूसरे के रिलेटेड नहीं, मतलब उसका रीजन नहीं है। क्लियर? नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है आंसर सी, कि पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत है, मतलब एक सही एक गलत। तो चौथा ऑब्वियसली क्या रहेगा? पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। मतलब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लगता है। प्लीज प्रैक्टिस करो, इट विल बिकम सिंपल। हाँ, एक आध दूसरा क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ना यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. मतलब ये किसके बारे में है? This talk about reservation and efficiency of administration. Now please listen carefully. Reservation कहाँ पे डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में एंड आर्टिकल 330 ऑनवर्ड्स। लेकिन फर्क क्या क्या है? आर्टिकल 15 जो है वो एजुकेशन का रिजर्वेशन का बात करता है, 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट का बात करता है, और 331 वगैरह वो कैसी बात करता है? रिगार्डिंग पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा वगैरह। दैट इटसेल्फ मींस इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? लिसन, यहां पे उन्होंने कहा है रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4).
मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट की। आई होप क्लियर हुआ है एम्प्लॉयमेंट की। यस, और वो आगे क्लियर भी होता है कैसे? लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनिंग द इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये एजुकेशन की बात कर रहा है क्या? नहीं। लोकसभा की बात कर रहा है क्या? नहीं। मतलब ये तो क्लियर हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई जजमेंट दिया है क्या? यस। चाहे वो इंदिरा स्वामी जजमेंट हो, नागराज हो, या रिसेंटली दिए हुए कुछ जजमेंट हो, तो ऐसा कहा है क्या? यस। सो आर्टिकल 335 ऑल्सो टॉक अबाउट SC ST एंड देयर वेलफेयर रिगार्डिंग। सो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट सही है क्या? यस। बट अभी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिसन केयरफुली, डिफाइंस द टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ना मैंने कहा है कि क्वेश्चन रीड करना है ठीक तरह से। ऊपर इफिशियंसी है, नीचे इफिशियंसी, आपको इमीडिएटली लगेगा सही। नहीं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इफिशियंसी वर्ड को डिफाइन किया है क्या? इज इट दैट इजी? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने किया है क्या? आंसर इज नो। दैट इटसेल्फ मींस दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑटोमेटिकली रॉन्ग। और अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? सी। सो प्लीज, अगर आप रीड ठीक तरह से करते हो, इमीडिएटली आपको समझ में आएगा। प्लीज लिसन केयरफुली। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इफिशियंसी डिफाइन कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के डेफिनेशन दिया हुआ है क्या सेक्युलर का वगैरह? नहीं। दैट्स रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी कहा जाता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। सो इफिशियंसी वर्ड डिफाइन किया है क्या? क्लियरली नहीं किया है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज सी। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन। तीन स्टेटमेंट ये अगेन। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट? कितने पेयर्स करेक्ट है? नो, पहला, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। नाउ लिसन, जितने बच्चों ने क्लासेस किए उन सबको पता ही है, हमने क्लास में किया है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ सेंटर, लिसन केयरफुली, इट्स अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल है? इट इज आर्टिकल 355। जब हम इमरजेंसी करते हैं तभी ये करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में भी आ चुका है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन 355, 356 एंड 365। 355 बात करता है ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन। 365 बताता है सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट वेदर स्टेट कैन कंप्लाई और नॉट, उसके आधार पर निर्णय ले सकता है। और 356 इमरजेंसी। सो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? यस। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज आर्टिकल 355, क्लियर कट है वो। क्यों आया? बिकॉज आपने मणिपुर वगैरह बाकी इश्यूज भी देखे हुए। नाउ सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल फॉर अ पर्सन बीइंग हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये गलत है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मतलब पोटा 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। ना यू में से कि सर 2002 लिखा है, आप तो क्लास में पढ़ा दे कि पिछले एक साल का करंट अफेयर सफिशिएंट है। लिसन केयरफुली, मानता हूं मैं एक साल का करंट अफेयर सफिशिएंट है, आप विजन इनसाइट के ही पढ़ते होंगे, बट लिसन केयरफुली, जो चीजें न्यूज में हैं या जो चीजें इंपॉर्टेंट है पिछले 70 साल में या हिस्ट्री में भी, उसे भी रिवाइज करना जरूरी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज डोंट यू थिंक देयर आर सर्टेन एक्ट्स लाइक टाडा, पोटा, या आज की तारीख में यूएपीए, अपोजिशन क्रिटिसिज्म करता था। सो टाडा पोटा तो अभी नहीं रहे, प्रेजेंटली यूएपीए है, लेकिन क्वेश्चन इसके बारे में है क्या? नहीं, तो इसकी चर्चा नहीं करना है। पोटा के बारे में क्या कहा है कि इसमें पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट होगा वो एविडेंस यूज किया जाएगा या नहीं जाएगा। एज पर एविडेंस एक्ट तो वो नहीं यूज किया जा सकता। क्यों? बिकॉज एल्स पुलिस तो किसी के ऊपर भी प्रेशर डाल देगा और उससे स्टेटमेंट ले लेगा। बट अगर ऐसा होता कि एविडेंस नहीं होता तो पोटा कैंसिल क्यों किया? बिकॉज पोटा में यही तो इश्यू था कि कोटा में पावर्स ज्यादा दिया गया था पुलिस को। मतलब क्या? पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट देगा उसे एविडेंस यूज कर सकते हैं। दैट इटसेल्फ मींस ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सो ऑब्वियसली सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, फर्स्ट इज आल्सो रॉन्ग, सो आंसर हैज टू बी ए। नेक्स्ट,
अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन, नाउ लिसन केयरफुली। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे होता है विद इन 10 सेकेंड। दो स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। ना इसके बारे में तो सभी एग्री करेंगे कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। तो ये सही है क्या? यस, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर पहला सही है तो ये आंसर तो नहीं हो सकता डी वाला। दूसरा है, प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अंबेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा है ना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के बाद। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे उसे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक आध दो दिन में बनी है क्या? कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गई और 26 जनवरी 1950 को इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो गई? पॉसिबल है। इसलिए कहता हूं पेपर टफ नहीं होता, ट्रिकी होता है। हम बहुत बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही लगता है हमें, अरे यार ये तो सही है, यार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी किया था ये भी सही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंडर किया था ये भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए ये भी सही है। बट भाई क्या ये दिन बनाया था क्या? नहीं। तो एज अ होल मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कि क्या ये कमेटी सब 26 नवंबर 1949 को सेटअप किया था क्या? सो ये कीवर्ड है। सो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो अगर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा यहाँ पे? सी। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, दो इट इज एसोसिएशन रीजन आप कहोगे कि नया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सो 8 क्वेश्चन तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 9th क्वेश्चन है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपको। एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तीसरा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, चौथा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाउ लिसन, इक्वालिटी बिफोर लॉ हम किसके अंडर पढ़ते हैं? आर्टिकल 14 के अंडर। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ 21 के अंडर, राइट। अब आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। लिसन, इसमें से ये तो चला गया, राइट, बचे 3 ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्यों न्यूज में है? न्यूज में आए थे बिकॉज ऑफ मनेका गांधी केस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा केस? मनेका गांधी केस 1978। क्योंकि आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में क्लियरली कहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैं रिपीट कर रहा हूं, विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देन यू में से किस आंसर बी है? नहीं, रुको। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। लिसन केयरफुली। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब केसेस आए थे, फॉर एग्जांपल गोपालन केस, उस वक्त आर्टिकल 21 का बहुत ही नैरो व्यू लिया था। कैसे? लिसन, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? ऑब्वियसली यू में से कि सर पार्लियामेंट बनाता है या लेजिस्लेचर बनाता है। तो जुडिशरी क्या चेक करता है? वेदर लॉ के अनुसार प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया जब कोई केस आता है। तो मतलब नैरोली, क्या वो लॉ के पीछे का इंटेंशन चेक करता है क्या? नहीं चेक करता। सो ड्यू प्रोसेस में वो भी किया जा सकता है। सो पहले इंडिया में क्या होता था? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब सिर्फ प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया लॉ में। अगर प्रोसीजर ठीक तरह से लॉ किया है तो एकदम सही है। बट मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इफ रिक्वायर्ड इवन वी कैन गो फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एग्जैक्टली था क्या केस? 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। मनेका गांधी का पासपोर्ट लिया था और मनेका गांधी का पासपोर्ट लेने के बाद सरकार ने उसको रीजंस भी नहीं दिए थे। ऑब्वियसली अगर आपका पासपोर्ट छीन गया मतलब आपकी लिबर्टी चली गई। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका पासपोर्ट ले लिया मतलब आपका कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है? राइट टू लाइफ। लिबर्टी मतलब क्या? लाइफ। और लाइफ मतलब कौन सा आर्टिकल? 21, मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ।
सो मनेका गांधी जी गई सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने क्यों लिया है पासपोर्ट, उसका रीजंस क्या है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पासपोर्ट लिया है बिकॉज पासपोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1967 सेक्शन वगैरह वगैरह। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लॉ बनाने का अधिकार है, बट लॉ शुड बी, लिसन केयरफुली, लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ऑल्सो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वाइडर पावर खुद को लेता है। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एग्जैक्टली क्या फॉलो जाता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ आई डू एग्री कि कुछ वेबसाइट ने कहा है कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बट डोंट यू थिंक नेचुरल जस्टिस क्या सिर्फ फेयर एप्लीकेशन की बात करता है क्या? वो तो यहाँ पे भी है, वो तो ये भी बात करता है, लेकिन इसके आगे भी जाता है। मतलब क्या, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। सो करेक्ट आंसर एज पर माय पॉइंट इज ए। बट हाउ यूपीएससी इंटरप्रेट, लेट अस सी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका आंसर सी कहा है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सो 9 क्वेश्चन तो सही जा रहे हैं। अगेन असर्शन रीजन क्या लिखा है, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, प्रिजन जो होता है उसे कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट, विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? यस, एब्सोल्युटली सही है। क्यों? बिकॉज अगर आप स्टेट लिस्ट देखोगे तो स्टेट लिस्ट में आपको लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट तो मैनेज कौन करेगा, स्टेट ही करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? यस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो क्लासेस में रेगुलरली होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट 1894, ये भी सही है। विच एक्सप्रेसली केप्ट, ये वर्ड अभी थोड़ा ट्रिकी है, सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। स्टेटमेंट ये भी सही है, बट क्या बी एक का रीजन है या एक बी का कारण है? यहां थोड़ी गलत है, ये इंटरप्रिटेशन का मैटर है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 एक का रीजन लगता है इंस्टेड ऑफ 1 2 का। अब ये इंटरप्रिटेशन यूपीएससी के ऊपर है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या आ सकता है, बी की दोनों सही है, बट दोनों एक दूसरे के रीजन नहीं, मतलब सेकंड पहले का नहीं। नेक्स्ट, बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज चार्टर एक्ट 1933। ना इसको, ये क्वेश्चन को आप पॉलिटी में भी ले सकते हैं, या दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर मॉडर्न इंडिया में भी, कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल फ्लैग। ना इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बच्चों ने कहा कि सर अभी क्या ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या? प्लीज पैनिक मत होना, प्रोक्रेस्टिनेट तो मत करना। मैंने हमेशा कहा है कि न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ो, करंट अफेयर्स अपडेट होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग या फ्लैग के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा? डोंट यू थिंक पिछले साल जब 75 साल अमृत महोत्सव था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसे सेलिब्रेट करना है, फ्लैग होस्ट करना है वगैरह था ना। तो उस वक्त फ्लैग कोड की चर्चा काफी दिन चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने फ्लैग तो होस्ट भी किया था। दैट इटसेल्फ मींस ऐसे नहीं कि ये मैटर चर्चा में नहीं था, प्लीज, ये बहुत चर्चा में था, तो इसलिए उठाया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, क्या फ्लैग का साइज 600 बाय 400 ऐसा कुछ है क्या? आंसर इज नो। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर पहला गलत है तो ऑटोमेटिकली ये चला गया, ये चला गया, और ये भी चला गया। आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलता है क्या? अगर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट देन स्टेटमेंट 2 हैज टू बी करेक्ट। प्लीज, मतलब अगर हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी यूज करते हैं, लॉजिक भी यूज करते हैं, तो भी आपको आंसर मिलता है। और दूसरा, द रेशियो ऑफ द, चलो लॉजिक के बाहर जाते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द हाइट टू लेंथ टू हाइट जो है फ्लैग का, इट शैल बी 3:2। ना डोंट यू थिंक नेशनल फ्लैग जो है अपना वो आयताकृति है। सो ऑब्वियसली अगर आयताकृति है तो 3:2 का ही कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना सिंपल था, इतना भी टफ नहीं था। आंसर इज डी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, होमगार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कितने पेयर्स यहां पे करेक्ट है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। पहला है, होमगार्ड्स आर रेज अंडर होमगार्ड्स एक्ट रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। मतलब होमगार्ड्स को आप किसके अंडर रेज करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर।
ना अगर आप थोड़ा भी आजू बाजू में होने वाली जो चीजें इसको ध्यान देते हैं, आपकी आंखें खुली है, कान खुले हैं, तो डोंट यू थिंक स्टेट में हम ये वर्ड बार बार यूज करते हैं कि होमगार्ड को बुलाया गया, होमगार्ड का एक बटालियन वहां पे रखा है। मतलब क्या, जब फेस्टिवल होते हैं, फॉर एग्जांपल गणेश चतुर्थी होती है या कोई और बड़ा फेस्टिवल होता है, तो ये वर्ड आता है कान में। नाउ डोंट यू थिंक मतलब ये स्टेट में होता है। दूसरा, पुलिस सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है या यूनियन लिस्ट का? स्टेट लिस्ट का। तो ये दोनों लॉजिक अगर लगाते हैं तो पहला स्टेटमेंट तो चला गया ना, क्योंकि पुलिस सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है तो होमगार्ड भी स्टेट ही रेज करेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। होमगार्ड का रोल क्या होता है? द रोल होता है टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ जस्ट नाउ मैंने कहा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में बहुत सारी इश्यूज होते हैं, तब होमगार्ड्स को बुलाया जाता है। दैट इटसेल्फ मींस वो नॉर्मल पुलिस को क्या करते हैं? मदद करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से नहीं सॉल्व कर सकते, किसी बुक से नहीं, ये जनरल नॉलेज के आधार पर भी आपको आना चाहिए था कि वो नॉर्मल पुलिस को मदद करता है, मतलब वो ऑक्सिलरी फोर्स है। यस, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका तीसरा काम क्या उन्होंने दिया है? टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द बॉर्डर। कुछ स्टेट्स ने होमगार्ड्स के बटालियन रेज किए। नाउ लिसन केयरफुली, सम स्टेट्स। अगर ये ऑल होता तो शायद आंसर गलत जाता, बट कुछ स्टेट ने रेज किए कि यस, बॉर्डर के स्टेट्स रेज कर सकते हैं कि यस। सो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 सही है। मतलब दो स्टेटमेंट सही है, एक गलत। सो दो पैर सही हो गए, तो दो पैर सही, मतलब आंसर इज बी। तो ये भी ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, यहां से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इवन आई डू एग्री, बट पहले 13 में से आपको 11-12 क्वेश्चन तो आने चाहिए। क्वेश्चन 14 क्या है? इट सेज, इट टॉक्स अबाउट फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, 3 स्टेटमेंट दिए, और कहा गया है कि इसमें से कितने पेयर ऑफ स्टेटमेंट सही है। मतलब 3 स्टेटमेंट, 3 में से कितने स्टेटमेंट सही है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं। नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ पे कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग है और कुछ लोगों का अलग है। व्हाट आई फील्स, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि मनी बिल फाइनेंस बिल के अंडर ही आएगा या सेपरेट, बट यहां पे देखा जाए तो उन्होंने फाइनेंस बिल एंड मनी बिल मतलब सेपरेट माना, ऐसा लगता है। तो अगर सेपरेट है तो लिसन केयरफुली, फाइनेंस बिल, मनी बिल, एक एक करके देखते हैं। मनी बिल के लिए प्रोविजन क्या है? इट्स देयर इन आर्टिकल 100। और मनी बिल कैसे पास होगा इसके बारे में चर्चा कहां पे? आर्टिकल 109। मतलब 2 आर्टिकल मनी बिल से रिलेटेड है। 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है कि कोई भी बिल आर्टिकल 110 के ए टू एफ जी से रिलेटेड होगा टोटली, और किसी एक चीज से संपूर्णता, देन ही उसे आप मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करना होता है? लोकसभा में। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए किसकी परमिशन लगती है? प्रेसिडेंट की। अगर कोई क्लैश होता है कि वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन सॉल्व कर सकता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अब ये नॉलेज लेके स्टेटमेंट देखते हैं। When Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. Only it can send the recommendation. Yes, Article 109। राज्यसभा एट द मोस्ट क्या कर सकता है? 14 दिन का डिले कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। वो रिकमेंडेशन लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अगर फाइनेंस बिल हम सेपरेट मानते हैं तो डोंट थिंक इट विल बी टर्म लाइक ऑर्डिनरी ओनली। दैट इटसेल्फ मींस जब लोकसभा ट्रांसमिट करता है राज्यसभा को, सो राज्यसभा उसे अमेंड भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, एग्रीड। तीसरा क्या है? इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। एग्री, क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत जाएगा, बट हमें ये तो पता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो सॉरी, मतलब नो जॉइंट सिटिंग। यस, अगर जॉइंट सिटिंग होता तो ये गलत जाता, बट जॉइंट सिटिंग फाइनेंस बिल के लिए हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। बट यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या हर फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सेक्शन बुलाना ही पड़ता है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट कैन। और यहां पे क्या लिखा है? नेसेसरी। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस ठीक तरह से पढ़ो। आपके पास इनफ टाइम होता है। आपका कैट का एग्जाम नहीं है जहां पे टाइम बहुत कम होता है, नहीं।
नेसेसरी है। सो नेसेसरीली हर केस में होता है क्या? नहीं, मतलब 3 गलत है। और फाइनेंस बिल आर्टिकल क्या आएगा? 117। सो ऑब्वियसली 2 पैर सही है, मतलब आंसर इज ओनली 2। कुछ लोगों ने इसे भी रद्द किया है, तो ऑब्वियसली उनका आंसर क्या लिखा है? आंसर 1। अब यूपीएससी क्या आंसर देता है, लेट अस चेक इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके बारे में है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ लिसन केयरफुली। पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है मतलब आप भी वोटिंग नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता, तो कोई तो इलेक्टोरल कॉलेज होगा। यस, कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट विधानसभा एंड यूटी, जिसके असेंबली है दिल्ली पौंडीचेरी। तो जाहिर है यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर आ सकते हैं क्या? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल कौन सा है? 54 एंड 55। सो ऑब्वियसली ये आ सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर बन सकते हैं क्या? आंसर इज नो। पहला स्टेटमेंट तो गलत गया। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। ना कुछ लोगों को लगा सर कितना टफ क्वेश्चन है। अरे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक है लक्ष्मीकांत में। क्या? ईच वैल्यू रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कुछ फॉर्मूलाज दिए ना। क्या? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, हर एमएलए के वोट की वैल्यू के लिए उन्होंने क्या कहा है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लिसन केयरफुली, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर इनटू 1/1000। तो सिर्फ ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, सबको मैं बोल रहा हूं, नियरली, रेयरली एक आध स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। अब अगर ये फॉर्मूला देखोगे तो ठीक तरह से देखो, हायर इज द असेंबली सीट, मतलब अगर ये हायर है तो वैल्यू ऑफ वोट जो होगा वो हायर होगा। इज इट ट्रू? नहीं। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन और विधानसभा इनवर्सली जा रहा है ना। सपोज ये 100 है और ये 10 है, तो 10 आ गया। बट ये 100 है और ये 25 है, तो कितना हो गया? 4। मतलब हायर हो या लोअर? लोअर, इनवर्सली। मतलब फॉर्मूला याद है तो भी आंसर आ जाता है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। क्या ये सही है क्या? आंसर इज नो, रॉन्ग। ये भी गलत है। अब आता है चौथा, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total members of Puducherry is greater. Yes, this statement is right. Yes, तो चौथा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पुदुचेरी का ऑब्वियसली आता है अराउंड 15.9 और इसका आता है 7.7 वगैरह कुछ। हाँ, बट ये मैं मानता हूं कि चौथा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए था क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको स्पेयर कर सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 15 सभी स्टूडेंट्स को आ सकता है क्या? नहीं। पहले 2 स्टेटमेंट डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, प्लीज। अब आता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 16th। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इवन हम भी क्लास में इतने डेप्थ में नहीं करवाते। लेट्स एक्सेप्ट इट। क्वेश्चन है इसमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच हुए, बट आने वाले पीरियड में करेंगे अभी ये भी। एक्ट दिए एक साइड में, ऑफिशियल सीक्रेट, इंडियन एविडेंस एंड आर्म्स एक्ट। पहला है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। सही है क्या? आंसर इज यस, ब्रिटिश के दौरान हुआ था ये। दूसरा, नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफियरिंग इन द पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर वेयर एंगेज इन ड्यूटीज, इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है क्या? नहीं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। सेलिब्रिटी गनफायर, ये आजकल होता है, विच कैन एंडेंजर टू पब्लिक सेफ्टी एंड अदर्स। हाँ, ये पता था क्या? यस, बट क्वेश्चन रिगार्डिंग करेक्टली पेयर्स है, मतलब ये सही है क्या? मानते हैं। पहला भी सही है क्या? यस। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? ओनली 2। नाउ ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता था क्या? वेरी रेयर चांस। सो आई डू एग्री, अगर आप ठीक तरह से देखोगे इस साल का पेपर, तो आउट ऑफ 16, 15 और 16 जितना भी हम माने पॉलिटी के क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी का पढ़ाई ठीक किया है, करंट अफेयर्स ठीक किया है, आपने जनरल नॉलेज थोड़ा बेस अच्छा है, रिवीजन प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको एटलीस्ट 12 प्लस क्वेश्चंस तो आने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आई डू एग्री कि इतने फैक्चुअल डिटेल्स आप नहीं कर सकते,
बट 16 में से 12 तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए थे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए PYQ सीरीज में। तब तक के लिए रुकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।